सभी किसान भाइयों एवं यूट्यूब चैनल को देखने वाले दर्शक हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक गंभीर समस्या है जिसे हम रेबीज़ के नाम से भी जानते हैं। सामान्य नाम इसको अलर्क रोग या जलांतक रोग भी कहते हैं। आज मैं आपको इस बीमारी के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं डॉक्टर उदित जैन, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, पशुजन स्वास्थ्य विभाग, दुवासू, मथुरा में कार्यरत हूँ। किसान भाइयों, ये रेबीज जो बीमारी है ये एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि अगर ये किसी को हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है, केवल इसका बचाव ही एकमात्र इसका तरीका है। तो इसके बारे में आप लोगों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रेबीज एक विषाणु से होने वाली बीमारी है जो कि अक्सर कुत्तों की लार में पाया जाता है। और जब कुत्ते किसी को काट लेते हैं तो कुत्ते की लार के द्वारा वो उसके अंदर चला जाता है और उसकी नसों से वो जाकर चिपक जाता है। अतः इस तरीके की बीमारी के बारे में समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये प्रतिवर्ष हमारे विश्व में 59,000 व्यक्ति इस रोग से उनकी मृत्यु होती है, तथा भारतवर्ष में लगभग 18 से 20,000 व्यक्तियों की इस रोग से हर वर्ष मृत्यु होती है। अक्सर जानवरों द्वारा 40% लोग ऐसे हैं जो कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, और जो रूरल एरिया में या जो ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं उन क्षेत्रों में ज़्यादातर इस तरीके की समस्याएं हमें सुनाई देती है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, ये न केवल कुत्तों के द्वारा, इसके अलावा अन्य जानवर जैसे बिल्ली, नेवला, चमगादड़ और सियार व लोमड़ी जैसे अन्य जंगली जानवरों के द्वारा ये बीमारी हो सकती है। तो इसके बारे में, इसका कारण जैसे मैंने आपको बताया कि ये खासकर बीमारी जो है लाइसा वायरस एक विषाणु है जो कि कुत्तों की लार में पाया जाता है। जब कुत्ते इससे संक्रमित हो जाते हैं तो उस लार के द्वारा यह मनुष्यों में पहुंच जाता है। इसका संचरण के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि इस रोग का संचरण कैसे हो सकता है, क्योंकि ये मुख्यतः जानवर के काटने से होती है। ये बीमारी काटने के अलावा अगर उसकी लार में अगर इसका संक्रमण है, अगर इस विषाणु का लार में संक्रमण है तो उसके द्वारा ये किसी खुले घाव में या उसकी आँखों के द्वारा या उसके मुंह में भी इसके वायरस चले जाते हैं। तो ये न केवल काटने से बल्कि खरोंच से या उसके संक्रमित लार के किसी भी तरीके से आपके कांटेक्ट में अगर आती है तो उससे वो बीमारी आपको कर सकती है। यह विषाणु ब्लड में ना जाकर ये जो नसें हैं हमारे शरीर की उनमें उससे अटैच हो जाता है और वहाँ से वो हमारा सीधा मस्तिष्क में पहुँच जाता है। अतः ये मस्तिष्क में जाके वहाँ पर इसका रोग का इसका प्रसार करता है, इस विषाणु का प्रसार करता है, और जिससे कि अंतिम अवस्था में जब ये इसकी बहुत ज़्यादा स्थिति गंभीर हो जाती है व्यक्ति की, तो वहाँ पर उसकी सूजन आ जाती है उसके दिमाग में और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके अलावा मैं किसान भाइयों, जैसे इसके रेबीज वायरस फैलाने वाले कौन कौन से पशु हैं, मैंने आपको बताया कि स्तनधारी, कोई भी स्तनधारी जीव है वो इस रेबीज बीमारी के वायरस को फैला सकता है। जैसे मुख्यतः जो हमारे पालतू जानवर हैं, जैसे घरों में हमारे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस या घोड़ा आदि हैं, इनके द्वारा ये बीमारी आसानी से ये फैलती है। इसके अलावा कुछ जंगली जानवर जो हमारे आसपास रहते हैं, चमगादड़ हैं, लोमड़ी, बंदर, नेवले आदि के काटने से ये बीमारी ज़्यादा होती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में खासकर ये बीमारी इस चमगादड़ों के काटने से होती है। तो किसान भाइयों, मैं इसके लक्षणों के बारे में कुछ विस्तार से जानकारी दूंगा, क्योंकि अगर कुत्तों की बात करें अगर हम, तो कुत्तों में जो इसके मुख्य लक्षण होते हैं, जैसे कुत्ता जिस समय इस रोग से ग्रसित होता है तो वो काटने के लिए दौड़ता है और उसके मुंह से अक्सर लार निकलती रहती है और मुंह खुला रहता है, उसका चिड़चिड़ापन हो जाता है उसे, और उसकी आवाज़ में अंतर आता है। इसी तरीके से अगर उसकी पूँछ भी, अगर आप देखें कि कुछ कुत्तों की पूँछ भी लटक जाती है और वो कभी कभी लकड़ी, कपड़ा, मिट्टी आदि काटने लगते हैं, तो ये भी एक उसके लक्षण है, और अंत में उसमें पक्षाघात भी हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम गाय व भैंसों की बात करें तो उनमें दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है और वो उनके अंदर कानों में उनके ऐंठन आ जाती है या अत्यधिक लार भी टपकने लगती है। और इसके अलावा कुछ लक्षण में दांतों का पीसना
या पानी ना पीना, ये भी एक मुख्य लक्षण है इस बीमारी के। तो किसान भाइयों, इसके अलावा जैसे हम मनुष्यों की बात करें, मनुष्यों में, क्योंकि ये रोग जो है मनुष्यों में बहुत ही घातक रूप से रहता है और इसकी मृत्यु, इस रोग से 100% मृत्यु होने की चांसेस हैं। तो इसलिए आपको इसका सुरक्षा या इसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब जैसे ही किसी कुत्ते ने अगर किसी व्यक्ति को काटा, तो 10 से 15 दिनों के अंदर उसके लक्षण प्रकट होना शुरू हो सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में कभी-कभी 1 साल या उससे ज़्यादा भी इसमें लग जाते हैं। अतः इसके अलावा आदमी जब उसके अंदर इस काटने के बाद उसको थका हुआ महसूस करता है, वो उसकी मांसपेशियों में दर्द, जकड़न हो जाती है, बुखार हो जाता है, हिंसक रूप भी वो शो करता है और उसके पानी से उसको डर लगने लगता है या निगलने से। कोई भी चीज़ अगर आप उसको पानी दिखाएंगे तो उससे वो डरता है। इसलिए इसको हम, इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया या हिंदी में जलांतक रोग भी कहते हैं। और इसी तरीके से उसके मुंह से अंत में लार बहने लग जाती है, झाग आने लग जाते हैं और इस तरीके के लक्षण प्रकट होने के 2 से 3 दिन के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो अगर हम इसकी पहचान की बात करें कि रोग की पहचान किस तरीके से हम कर सकते हैं, तो किसान भाइयों, इसका जो पहचान है वो लक्षणों के आधार पर करना बहुत आसान रहता है कि इस तरीके के जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं कुत्तों में या मनुष्यों में, उनसे हम इस रोग की पहचान कर सकते हैं। तथा प्रयोगशाला में अगर हम इसकी पहचान करें तो कॉर्निया टेस्ट और सूक्ष्मदर्शी टेस्ट तथा एक टेस्ट डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, जो कि बहुत ही इसके लिए उपयुक्त टेस्ट है, उसके द्वारा इस रोग की पहचान हो सकती है। जब कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को या बच्चे को काट लेता है तो उसका प्राथमिक उपचार बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्राथमिक उपचार अगर आप नहीं कर पाते हैं तो इस रोग की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है। जैसे कुत्ते अथवा अन्य जानवरों द्वारा काटे जाने गए स्थान को आपको अच्छी तरीके से कोई भी लाइफ बॉय या फिनॉल युक्त साबुन का प्रयोग करते हुए तेज़ पानी की धार के नीचे उसको साफ़ करना है। उसके बाद उसको, आपको काटे हुए स्थान को, उसको किसी भी चीज़ से आपको उसके ऊपर कोई टेप या बैंडेज नहीं लगाना है उस समय, और उसको सिलना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप उसकी सिलाई करा देते हैं तो विषाणु आपकी बॉडी के अंदर नसों से चिपक जाता है। तो आप ये गलती ना करें। दूसरा, कुछ मैंने देखा है कि किसान भाइयों को ये भ्रांति है कि उसमें मिर्च या तेल लगा देते हैं, तो ये भी करना एक बहुत गलत है। आपको सिंपल साबुन, कोई भी कार्बोलिक साबुन युक्त साबुन या फिनाइल युक्त साबुन या लाइफबॉय साबुन आजकल आप सभी के पास घरों पर रहता है, तो उससे आप साफ़ करें, या चलते हुए तेज़ पानी की धार के नीचे भी आप उसको, अगर कुछ नहीं है तो आप उससे साफ़ कर सकते हैं। अब मैं किसान भाइयों, रोग के से बचाव किस तरीके से किया जा सकता है, इसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। रेबीज से बचाव के कुछ उपाय जो कि मुख्य हैं, उनके बारे में मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। जैसे अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है तो उसका टीका रेबीज का अवश्य लगवाएं। उसको बाहर ना घूमने दें, क्योंकि अगर आपने टीका लगवा भी दिया है और आपने उसको बाहर घूमने दिया, तब भी वो दूसरे जो भी जानवर हैं उनसे वो विषाणु को ले सकता है। दूसरा, आवारा अगर जानवर हैं आपके क्षेत्र में, तो वहाँ पर आपके नियंत्रण विभाग में या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इसकी सूचना दें, जिससे कि वो उनको पकड़कर उनका भी टीकाकरण या उनका बधियाकरण करवाएं। दूसरा, पालतू पशु पालने वाले अथवा उस व्यवसाय से जुड़े जो भी व्यक्ति हैं, उनको रेबीज़ का टीका ज़रूर लगवाना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा इस तरीके के जो डॉग्स हैं या इनके कांटेक्ट में रहते हैं, तो उसमें वायरस, उनके रेबीज़ वायरस जाने के चांसेस बहुत रहते हैं, तो वो हमेशा अपना टीकाकरण अवश्य करवाएं। काटने वाले पशु पर हमेशा नज़र रखें। जिस पशु ने आपको काटा है तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि उसकी मृत्यु के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर उसमें रेबीज़ बीमारी है। तो अगर आपको किसी पशु ने काटा तो आप उसको 10 दिन की अवधि में आप उस पर नज़र रखेंगे। अगर उस जानवर की 10 दिन के अंदर मृत्यु हो जाती है तो आपको शुरू के जो 3 टीके वो अवश्य ही लगवाने हैं। मतलब मृत्यु होने के बाद तो आपको सभी पूरा कोर्स करना है, लेकिन अगर आप, उसकी मृत्यु नहीं होती है तो उसमें 3 टीके लगवाना भी आवश्यक है। तो उस टीकों के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कौन-कौन से टीके कब-कब आपको लगवाने चाहिए। जैसे मनुष्यों में काटने से पहले जो कि इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अपनी सुरक्षा के लिए 3 टीकों की आवश्यकता होती है।
उसमें डोज 1 जो है वो 0 दिन और डोज सेकंड जो दूसरी डोज है वो 7वें दिन लगवानी चाहिए और तीसरी डोज जो है वो 21वें दिन या 28वें दिन। उसके बाद प्रत्येक वर्ष आप उसको 3 साल तक लगातार लगवाएं। ये तो आपका हो गया कि किस तरीके से हम बचाव के लिए टीके लगवाएं। एक ये बाद में भी हम जब काट लेता है कुत्ता तो उसके बाद हम क्या कितने टीके लगवाएं, इसकी जानकारी मैं दूंगा। इसका कोर्स जो है वो 6 डोजेस का है। इसमें 6 डोज लगानी चाहिए, जिसमें डोज 1 जो है वो 0 दिन, 0 दिन का मतलब है कि 24 काटने के 24 घंटे के अंदर। फिर उसके बाद तीसरे दिन, फिर तीसरी डोज 7वें दिन, फिर चौथी डोज 14वें दिन, फिर 5वीं डोज 28वें दिन और फिर छठी डोज जो है वो वैकल्पिक होती है, वो 90वें दिन पर लगवानी चाहिए। तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि कभी भी जब कुत्ता काटता है तो आपको इस तरीके का आपको डॉक्टर से, जो भी मनुष्यों के जो चिकित्सक हैं उनसे आपको सलाह लेकर इस तरीके के टीके लगवाने चाहिए। कुत्तों की बात करें तो कुत्तों में भी एंटी रेबीज़ टीका लगवाना चाहिए। उसका जो डोज है वो है तीसरे महीने पर पहला डोज, उसके 1 महीने बाद अगर बच्चा पपी है, जैसे उसका पिल्ला है, तो उसको तीसरे महीने पर, फिर उसको 1 महीने बाद दूसरी डोज, फिर प्रत्येक वर्ष 1 डोज लगवानी चाहिए। तो किसान भाइयों, इसके बारे में मैंने जो आपको ये रेबीज़ जो बीमारी है इसके बारे में मैंने आपको बहुत जो जानकारी दी है, ये बहुत ख़ास जानकारी है। इसको आपको स्वयं भी आपको आपके नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।